क्या 5 डाइट है, ये क्वेश्चन था कि जिससे थायराइड ठीक हो जाता है। हाँ, ये है, ये प्रूवन है। इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि थायराइड की फंक्शनिंग को कम कर देता है। कम कर देते हैं। फैमिली होती हैं उनसे थायराइड के बढ़ने का चांस रहता है। चाइल्ड के लिए हम लोग, बच्चों के लिए हम लोग क्या बता पाएंगे? जैसे ग्रोथ में भी आपने बोला था ये बहुत असर डालता है और मेंटल इसका रिलेशन बहुत है दिमाग पर। तो देखिए, थायराइड का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो डिलीवरी के बाद, और अगर 1 साल के अंदर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल डैमेज है, इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो आइज के लिए कैसे जो है हम लोग केयर करें, जैसे कि थायराइड वाले पेशेंट में आइज के लिए केयर करना जरूरी है? मुंह में लार बनना कम हो गए या आंसू बनने कम हो गए, बाकी ग्लैंड्स अफेक्ट होती हैं, तो उसमें ड्राई आइज होके उनमें बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे उनकी आंखें ऐसे बाहर की तरफ जैसे लगेगा कि बढ़ रही हैं, पुतली फैल रही है। और हाँ, मतलब बड़ा हो जाना, ये बड़ा इस तरह से वाइड होके और प्रोट्रूडेड सा लगेगा, जैसे कि वो घूर रहा है, घूरने वाला लुक है। योगा और एक्सरसाइज भी कितना असर डालता है, जैसे रिवर्स तो नहीं करेगा पर कुछ कंट्रोल में रख सकता है अगर हम योग कर रहे हैं तो। आजकल के युग में इसको एक शॉर्टकट बना लिया है। योग एक शॉर्टकट की, योग कर लिया, थोड़ी देर कर लिया और हमारे सारे पाप साफ हो जाएंगे। पूरी साधना है योग, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप बस। थायराइड वाले पेशेंट में स्किन के साथ क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एक, और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग उसको जो है कंट्रोल कर ले, कि अगर किसी को हो भी गया तो क्या करें कि वो मैनेज रहे स्किन? देखिए, स्किन इज ऑलमोस्ट एक आईना है वो आपके इंटरनल हेल्थ का। अदरवाइज एक बैलेंस डाइट आप खाओ, जो अपनी देसी डाइट पहले हुआ करती थी, बस बिल्कुल ठीक बात। जो इंडियन ट्रेडिशनल डाइट है उससे अच्छा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डाइट है, ये क्वेश्चन था कि जिससे थायराइड ठीक हो जाता है। आई रोट दैट क्वेश्चन, बट अभी आपसे जब बात कर रहा था मैं नीचे, तो आप हंस रहे थे मेरे को देख के। प्लीज उसका आंसर दें। ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो खाने से ठीक हो जाता है? ठीक नहीं मतलब जैसे कई लोग होता है, नहीं होता है, क्या है? है? कंट्रोल रहता है। देखिए, जैसे अभी हमने बताया अलग अलग कारणों से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो आप आयोडीन अगर सप्लीमेंट हो रहा है तो वो क्योर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे कारण हैं जो कि रिवर्सिबल हैं और मोस्टली कारण ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं। तो कई बार जो ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या ये खा लो वो खा लो, ये उन पेशेंट्स में 2-1 में आ जाता है काम, जिसमें कि वो नॉर्मली उसने रिवर्स होना ही था। तो वो फिर अपने आप होता है कि हाँ भाई ठीक हो गया, लेकिन तो ठीक हो गए। यूजुअली 99% ऐसा कोई भी वो फंक्शनिंग नहीं है। बॉडी आप नॉर्मल अपना आइडियल वेट मेंटेन रखिए, खान पीना ठीक रखिए, अपना रेगुलर एक्सरसाइज रखिए। बाकी कोई मैजिकल फूड आप सोचो कि उससे कुछ हो जाएगा। मेरा सवाल, सिलेनियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, ब्राजीलियन नट्स, स्पिनच, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स, चिया सीड्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे और बहुत सारे ऐसे डाइट है जो बताया जाता है जगह जगह, ये खा लो तो एकदम कंट्रोल रहेगा, आपको मेडिसिन भी नहीं खाना पड़ेगा। मतलब हम सही बोल रहे हैं अपने मीडिया के थ्रू या फिर हम लोग गलत बोल रहे हैं? मतलब ये मैं इसको इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। आपने जो चीजें बताई सब बीमारियों में यही बताई जाती है, सब में ही बताई जाती है। चाहे किसी को गठिया हो, किसी को शुगर हो, किसी को थायराइड हो, किसी को इनफर्टिलिटी हो, सबको वही चिया सीड और ये नट और वो नट। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि अगर वो रिवर्सिबल कॉज के कारण है थायराइड तो आप नहीं भी खाओगे तो रिवर्स हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ चीजें हैं स्पेशली जो ये गोभी के फैमिली की होती हैं, उनसे थायराइड के बढ़ने का चांस रहता है। अच्छा, वो भी, लेकिन उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है। अगर वो अवॉइड करी जाती हैं तो उससे बेनिफिट रहता है हाइपोथायराइड में, बट वो भी न्यूट्रिशनल हाइपोथायराइड में ज्यादा था, ऑटो इम्यून वाले में उसका उतना रोल नहीं है। जो ब्रेसिका फैमिली कहलाता है, जैसे कैबेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, इट्स डॉक्यूमेंटेड। हाँ, ये है, ये प्रूवन है। इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि थायराइड की फंक्शनिंग को कम कर देते हैं। तो अगर ये अवॉइड रहे तो उससे हाइपोथायराइड में हेल्प हो जाता है। हाइपोथायराइड में, हाँ, लेकिन एज ए जस्ट सेड कि वो ऑटो इम्यून वाले थायराइड में उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है। नहीं, आपने अभी जैसे हम लोग डिस्कस नीचे भी कर रहे थे, आपने कहा कि अच्छी डाइट तो हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि वो रिवर्स कर देगी। तो अच्छी डाइट तो लेना ही है, एक्सरसाइज लेना ही है और अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखें तो आधी बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी। तो ये तो बेसिक सभी बीमारी में है। जैसे आपने कहा कि अगर जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं या जो बाकी चीज़ें हैं तो वो तो बेसिकली हमें सब चीज़ों में करना ही है।
बाकी जैसे आप जिंक और सेलेनियम कर रहे हो, इससे इम्यूनिटी जो ऑटो इम्यूनिटी है उसको देखा गया है कि थोड़ा सा कम करता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट प्रूवन, और ओवरडोजिंग से और ज़्यादा नुकसान है। तो ये ओवरडोजिंग पे मैं अभी जो तो आप देयर इज नो वे दैट यू कैन एस्टिमेट कि इतना सेलेनियम खा लेंगे तो उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, या इतनी ये खा लूँगा तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सब एक हाइपोथेटिकल बातें हैं, और इसका किसी भी टेक्स्ट बुक में कोई भी इसको एंडोर्स नहीं करता है। इसको दीज आर बुक्स में जो दिया हुआ है कि ये सब मैं एक वीडियो बनाऊं बैठ के कि सेलेनियम खा लो और जिंक खा लो, एंटीऑक्सीडेंट खा लो, और इसको मैं अगर वो वायरल हो जाए तो वहां पे हम लोग गलत एक मिथ अपने दे रहे हैं दर्शकों को, सिर्फ इसलिए कि मेरे रिव्यूज और मेरे व्यूज बढ़ जाए, तो वो चीज नहीं चाहे। बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोचो कि बीमारी हो गई है तो हम अपने ठूस लें सेलेनियम, रोज सुबह मतलब एक वो फिक्स कर लेंगे मुझे इतना भी खाना है, उससे और नुकसान ही है, और नुकसान ही है। और फ्रूट डाइट एंटीऑक्सीडेंट तो वैसे भी बोले जाते हैं, नेचुरल जो चीजें हैं, नेचुरल जो चीजें हैं वो फायदे की चीजें। दैट मींस कि अ गुड diet that includes everything balanced, a balanced diet. If you want, you can go and ask your dietitian. अदरवाइज एक बैलेंस डाइट आप खाओ जो अपनी देसी डाइट पहले हुआ करती थी, बस बिल्कुल ठीक बात। जो हमारे हिंदुस्तान की जो इंडियन ट्रेडिशनल डाइट है उससे अच्छा कुछ नहीं है, इवन अब्रॉड में जितनी स्टडीज हो रही हैं अल्टीमेटली वो घूम के यही कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे वो खाइए, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, और क्योंकि वो मिक्स है तो प्रोटीन की जो कहते हैं कि दाल में ये वाला अमीनो एसिड नहीं है और आटे में ये वाला अमीनो एसिड नहीं है, दूध में नहीं, जब आप मिक्स करके खाते हो तो सब वो कंप्लीट हो जाता है, वो फुल प्रोटीन हो जाता है और आपकी बॉडी सब कुछ उसको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो जो हमारी इंडियन डाइट है जो पहले से हम लोग खाते हैं वो सबसे बेस्ट, जो रेगुलर अपनी नॉर्मल डाइट है उस पर स्टिक करें, फिजिकली एक्टिव रहें, किसी भी इसमें मत जाइए, इसमें केवल ये एक एक्सपेंसिव और मिसगाइड करने वाले तरीके हैं, इससे कुछ फायदा नहीं। इतनी स्टडीज हो रही है बाहर भी, यहाँ पे भी स्टडीज होते हैं, हमारे यहाँ पे भी, और हम लोग स्टडीज के आधार पर ही बातें बोलते हैं। तो जो पीछे भी जो स्टडीज है हमारे वर्ल्ड में जितने भी स्टडीज चल रहे हैं, हमारी चीजों को पेटेंट करवाया जा रहा है, सही है? मैंने सुना है कि हल्दी तक को भी पेटेंट करवा लिया गया है, और हम लोग उस चीज को छोड़ चुके हैं। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे दोबारा रियलाइजेशन हो रहा है। हाँ, सब अब रिवर्स हो रही हैं चीजें, रिवर्स हो रही हैं। तो अभी चाइल्ड के लिए हम लोग, बच्चों के लिए हम लोग क्या बता पाएंगे? जैसे ग्रोथ में भी आपने बोला था ये बहुत असर डालता है, और मेंटल इसका रिलेशन बहुत है दिमाग पर। तो देखिए थायराइड का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो ग्रोथ पे है। ग्रोथ राइट फ्रॉम द टाइम द जो बच्चा प्रेगनेंसी में है वहां से शुरू हो जाती है ग्रोथ पे इसकी इफेक्ट। जैसे प्रेगनेंसी में हमने बताया ब्रेन डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड है, अगर डिलीवरी के बाद बच्चे का खुद का थायराइड ग्लैंड नहीं बना है, नहीं फंक्शनिंग है, तो बच्चे का दिमाग का विकास रुक जाएगा, और अगर 1 साल के अंदर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल डैमेज है। इसको कोई भी तरीके से आप उसके ब्रेन को रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। एंड वन ऑफ द ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज अनकंट्रोल्ड थायराइड एट इन्फेंसी। पैदा होते हुए बच्चे का एज अ रूल विद इन फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी थायराइड चेक होता है। अब्रॉड में हर जगह होता है, इंडिया में भी जितने अच्छे सेंटर्स हैं सब जगह होता है, सब जगह होता है। और अगर थायराइड उस समय आता है तो उसमें कंपल्सरीली गोली देनी ही देनी है, उस नवजात शिशु को गोली देनी है ताकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही रहे। अगर 1 साल आपने इसमें कोताही कर दी तो जो डैमेज हो गया ब्रेन को, आप उसको रिकवर किसी हालत में किसी भी तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हुई इनिशियल 1 ईयर की बात। उसके बाद भी जैसे जितना बच्चे का एज बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अगर थायराइड कंट्रोल नहीं है तो वो उतनी ही ग्रोथ उसकी इम्पेयर होती जाएगी, उतनी ही वो कंप्रोमाइज होती जाएगी। और जितनी कंप्रोमाइज हो गई बाद में वो रिकवर नहीं होनी है। मतलब अगर 1 साल की ड्यूरेशन में उसका थायराइड कंट्रोल नहीं है तो 1 साल के ड्यूरेशन की उसकी हाइट नहीं आएगी। बाद में आप सप्लीमेंट कर लोगे तो उस समय की तो हाइट आ जाएगी, लेकिन जो कमी रह गई वो कवर नहीं हो जाएगी। तो एज अ रूल बच्चों का रेगुलर इंटरवल्स पे थायराइड चेक होना ही चाहिए। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मदर को या फैमिली में किसी और बंदे को है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि बच्चों में होने का, या डायरेक्टली जेनेटिक्स नहीं है लेकिन ऑटो इम्यूनिटी जेनेटिक्स में आती है। तो बच्चों की ग्रोइंग एज में आइडियली बिल्कुल कंपल्सरीली उनका थायराइड चेक होता रहे और उनकी थायराइड को कंट्रोल में अच्छा लेवल में मेंटेन रखें। कई पेरेंट्स उसमें कोताही कर जाते हैं कि भाई बच्चों में गोली शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली वो बच्चे का नुकसान कर रहे हैं।
अगर प्रॉपर दवा दे दें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी एक गोली पूरे दिन में एक बार देने की, इससे कोई इतना आफत नहीं आ रही, बट वो जो उसमें कोताही कर जाते हैं उसके कारण बच्चे का हाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इरिवर्सिबल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यही चीज जब बच्चा और बड़ा हुआ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब हार्मोन के बाकी के चेंजेस आए, वो भी उसी तरह से इफेक्ट होते जाएंगे। अगर थायराइड कंट्रोल है तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी वो सब आएगा, अगर नहीं है तो उसमें भी एबनॉर्मलिटीज आने के काफी सिग्निफिकेंट चांसेस हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक बार बच्चे की जब तक पूरी हाइट ना आ जाए, थायराइड में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इवन स्लाइटेस्ट ऑफ डेफिशिएंसी को कवर कंट्रोल उसके लिए मेडिसिन चलनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि बच्चे के होने के टाइम नवजात शिशु अगर है तो उसका थायराइड आप देखें, मतलब चेक कराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1 साल तक ब्रेन डेवलपमेंट होता है, 1 साल के बाद ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, तो 1 साल तक अगर आपने थायराइड नहीं दिया है तो ब्रेन डेवलपमेंट उसमें हैम्पर होगा। 1 साल के बाद की अगर थायराइड हो रही है बच्चे में, आफ्टर द एज ऑफ 1 और 2 इयर्स अगर है, तो मेंटल एबिलिटी उसकी इफेक्ट नहीं होगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी, हाइट कम रह जाएगी उसकी। तो मतलब 1 साल तक ब्रेन पे इफेक्ट आएगा, फिर आपकी हाइट पे मेजर इफेक्ट आएगा, फिर आपकी हाइट पे आएगा, फिर प्यूबर्टी वाली एज में आ रहे हैं तब वो तो फिर उस समय जो हार्मोन चेंजेस हैं उसके। तो मतलब थायराइड हमेशा इंपॉर्टेंट है और आपको चेक जरूर करा के अगर कुछ भी कमी है तो वो आपको गोली स्टार्ट कर देनी हर हालत में, ग्रोइंग एज में किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों के लिए बहुत टेस्ट करवाना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। हम भी 2 साल 2.25 साल का बच्चा है, नहीं कराना चाहिए। अच्छा, और मतलब ये हम लोग इसको साल में एक बार रिकमेंड करेंगे, साल में एक बार। अगर पेरेंट्स में नहीं है तो साल में एक बार, पेरेंट्स में नहीं तो साल में एक बार करवाना चाहिए बच्चों को, कराना चाहिए। एक बार होते ही करा देना चाहिए, जैसे बोल रहे हैं कि वो तो अच्छे से हॉस्पिटल में तो हमारे हॉस्पिटल में कराओ, कराएगा। मैं तो अपने बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जी, मैं तो मतलब कभी करवाया नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ सर। बड़ा वाला तो जो है उसका भी नहीं करवाया हमने सर कभी। नहीं तो करवाना चाहिए, करवाना चाहिए। वो मैंडेटरी है मतलब यूजुअली। हाँ डेफिनेटली कराना चाहिए। एज अ एडल्ट हम लोगों को जो है एडल्ट देखिए नॉर्मली भी एडवाइजेबल रहता है कि हम लोग आजकल का जैसा जीवन शैली है तो अपना एक बार साल में एक बार टेस्ट हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ बेसिक जो टेस्ट है अपने थायराइड है, T4 और TSH, केवल TSH से मैं तो कराती रहती हूँ अपना। बाकी हीमोग्लोबिन और लीवर किडनी अगर एडल्ट्स अपना एक रेगुलर चेकअप में रहते हैं तो बीमारी बड़ी हो के पता चले, इससे अच्छा है कि आप पहले ही से चीजों को। हाँ जैसे शुगर है वैसे ही थायराइड है, क्योंकि अगर आप डायबिटीज भी टाइम से करा लेंगे तो बॉर्डर लाइन पे आप बिना उसके रिवर्स हो जाएंगे। और ऐसे लेकिन जो इम्पैक्ट बच्चों की है वो बहुत ज्यादा है। बड़ों में अगर 1-2 साल नहीं भी थायराइड पकड़ में आई तो उतना डैमेज नहीं है, लेकिन बच्चों में जो हो गया तो वो कवर नहीं होगा। मतलब बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब होते ही साल भर के बाद जैसे आपने कहा, क्योंकि वो साल तो बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट में, वो तो कभी वापस ही नहीं आएगा। फिर आपकी ग्रोथ के लिए और फिर प्यूबर्टल एज पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब तक उनकी हाइट वेट प्रॉपर जब तक वो फुल्ली ग्रोन मैच्योर एडल्ट्स ना हो जाएं, अपना रेगुलर इंटरवल पे चेक। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगी, बच्चों में ये सारी चीजें आती होंगी, आपके पास आते होंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि डॉक्टर माफिया है जो बिना बात के टेस्ट नहीं कराया। हाँ टेस्ट भी बिना बात के लिखते हैं। यही मेरा सवाल था, आपके पास कितने बच्चे आते हैं सर जो आप देखते हैं कि इतने आपके पास सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट है, मुझे पता है आपसे मिलने के लिए भी समय चाय पीने का टाइम नहीं मिलता, आपके पास चाय पीने का भी टाइम नहीं, मुझे पता है। 17-18 साल आपको देखते हो गए हैं, तो बाहर पूरा मेरा लगा रहता है आपके क्लिनिक के, बट वहां पर कितने बच्चे पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो यूजुअली आपकी ओपीडी आती है? यूजुअली जो बच्चे आते हैं वो डायरेक्टली थायराइड के लिए नहीं आते, वो आते हैं कि लंबाई नहीं बढ़ रही है। जब आप उनका वर्कअप करते हो तब उसमें निकल के आता है कि थायराइड है, इसे लंबाई नहीं बढ़ रही है। हाँ तो वहां से पकड़ में आता है वो। और फीमेल गर्ल्स में भी होता होगा? बिल्कुल होता है। फुल ग्रोथ नहीं आ रही है, बॉडी मैच्योर नहीं हो रही है, मेंसेस में चेंज, मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्ट जो कॉमन वो है वो कि लंबाई नहीं बढ़ रही बच्चे की, लंबाई नहीं बढ़ रही। हाँ जो मोस्ट कॉमन बच्चों में सिम्टम आएगा कि लंबाई नहीं बढ़ रही, तो ग्रोथ पे इफेक्ट आ रहा है। तो मतलब एक अगर आप फिजिशियन के पास भी अगर आप अपने बच्चों को दिखाने जाते हैं जैसे, तो एवरेज हाइट क्या होना चाहिए वो अपना देखकर आप चेक करते हो? एज के अकॉर्डिंग, हाँ एज के अकॉर्डिंग चार्ट्स होते हैं, एटलीस्ट वो एक नॉर्मल टच करना होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फिर अपना थोड़ा सा वो, अगर बच्चा लंबाई नहीं ले रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि उसका थायराइड तुरंत इवैल्यूएट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। आइज के लिए पूछो। आइज के लिए जो है हम लोग जो है अगर बात करेंगे तो आइज के लिए कैसे जो है हम लोग केयर करें, जैसे कि थायराइड वाले पेशेंट में आइज के लिए केयर करना जरूरी है, तो उसके ऊपर जो है आप कैसे बताएंगे? देखिए इसमें हाइपो और हाइपर दोनों ही चीजें हैं। हाइपोथायराइड यूजुअली ऑटो इम्यून होता है, उसके संग कुछ और ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जिसमें कि मुंह में लार बनना कम हो गए या आंसू बनने कम हो गए, बाकी ग्लैंड्स अफेक्ट होती हैं, तो उसमें ड्राई आइज होके उनमें आंखों की पुतली सूख जाती है और विजन लॉस हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये उतना कॉमन नहीं है। इसके उल्टा जो हाइपर थायराइड है उसमें
थायराइड के साथ साथ आंखें इफेक्ट होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे उनकी आंखें ऐसे बाहर की तरफ जैसे लगेगा कि बढ़ रही हैं, पुतली फैल रही है, तो उनमें आइज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और क्योंकि उनकी आंखें इस तरह प्रोट्रूड हो रही हैं, उनका जो आईलिड्स का क्लोजर है वो नहीं होता, आंखें पूरी तरह से बंद नहीं होती, इवन सोते समय उनकी आंखें थोड़ी खुली रह जाती हैं, जिसके कारण एक ड्राइंग हो जाती है कॉर्निया की। और वो फिर एक तो वैसे भी उन्हें एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहता है, दूसरी जो ड्राइंग हो जाती है उसके कारण विजन लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब हाइपर में आंखों पे ज्यादा इफेक्ट है। हाइपर में आंखों पे ज्यादा इफेक्ट है, हाइपो में किसी में होता है। तो किसी की अगर आंखों में भी दिक्कत आ रही है तो वो एक बार थायराइड अपना चेक कराए। अगर आप देख रहे हो पुतली का साइज अनइक्वल है, किसी का नॉर्मल था पहले, अब एक साइड की पुतली ज्यादा फैली हुई दिख रही है, या दोनों ही साइड की ज्यादा फैली दिख रही है, प्रोट्रूजन दिख रहा है, लेकिन यूजुअली उस समय तक और भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन वन ऑफ द ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है, कई बार पेशेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास से रेफर होके आता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के आई वाले के पास से, आई वाले डॉक्टर के, कि भाई डॉक्टर साहब मेरी आंखें फैल रही हैं, खुल गई और है, हाँ फैलना मतलब बड़ा हो जाना, ये बड़ा इस तरह से वाइड होके और प्रोट्रूडेड सा लगेगा, जैसे कि वो घूर रहा है, आपको घूरने वाला लुक आएगा, घूरने वाला लुक। हाँ, तो उस समय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देख के समझ जाते हैं कि थायराइड होना चाहिए, उन्होंने टेस्ट लिखा, उसमें थायराइड आ गई, तो फिर वो पेशेंट वहां से आता है। राइट, क्योंकि आम जनता में उतनी इसकी नॉलेज नहीं होती, तो वो वहां से फिर आता है आई कैन। अच्छा सर, अभी थायराइड पे जैसे आपने डिस्कस किया था कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है हाइपो में, तो फिर हार्ट पे इनडायरेक्टली इसका कैसा असर आता है? और कोलेस्ट्रॉल इसमें भी देखिए फिर वही बात है, एक हाइपो हो गया, एक हाइपर हो गया। हाइपो में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो उससे जो हार्ट अटैक वाली बीमारियां हैं उनकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल के कारण जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, जिसे अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, है ना। अथेरोस्क्लेरोसिस जो रास्ता है वो सकरा होता जा रहा है, तो उस कारण से ब्लड फ्लो कम हो रही है, और हार्ट अटैक जो टिपिकल एक हार्ट अटैक कहा जाता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हाइपर थायराइड है उसमें रिदम की एबनॉर्मलिटीज है, क्योंकि पंपिंग बहुत तेज हो गया है, एरिथमिया हो गई है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाता है, उसका हार्ट की एसिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। नॉर्मली क्या है कि ब्लड रिसीव करता है हार्ट, फिर उसे आगे पंप करता है, लेकिन जब उसके कॉन्ट्रैक्टिलिटी में रिदम नहीं है तो वो ना तो उसका पूरा फिलिंग होता है, ना वो पूरा आउटपुट देता है, तो इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, उसकी रिदम खराब हो जाती है। और चूंकि उसको ज्यादा लोड पड़ रहा है, अगर जरा भी किसी और प्रीवियस कारण से हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, तो जो ये एक्स्ट्रा लोड पड़ा है इसके कारण हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये थायराइड मायोपैथी भी कहलाता है, कार्डियक मायोपैथी भी कहलाती है, जिसमें कि हार्ट फंक्शनिंग उसकी खराब हो जाती है। बेसिकली मसल्स जो है हमारी, हाँ, जो हार्ट की मसल्स हैं वो उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है, वो अफेक्ट होती है, तो हमारा जो है ये सब चीजें, मतलब थायराइड का एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन रहता है। तो थायराइड पेशेंट है वो अपने कार्डियक का भी ध्यान रखें प्रॉपर, मतलब उसमें थायराइड अगर कंट्रोल रखेंगे तो हार्ट जो भी चेंजेस हुए हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जो जम गया कोलेस्ट्रॉल वो तो जम गया, लेकिन आगे के लिए वो चीज रुक जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्डियक पे भी बहुत अच्छा खासा असर डाल रहा है ये आपके। अच्छा सर, थायराइड में जैसे आजकल मैं सुन रही थी योगा का भी बहुत असर है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की अगर हम बात करें तो योग में तो जैसे हम कुछ खा नहीं रहे, पर योगा और एक्सरसाइज भी कितना असर डालता है? जैसे रिवर्स तो नहीं करेगा पर कुछ कंट्रोल में रख सकता है अगर हम योग कर रहे हैं तो? योग एक बहुत प्राचीन और बहुत ही रिस्पेक्टेड मोडालिटी रही है, लेकिन आजकल के युग में इसको एक शॉर्टकट बना लिया है। योग एक शॉर्टकट की, योग कर लिया, थोड़ी देर कर लिया और हमारे सारे पाप साफ हो जाएंगे। योग एक साधना है जिसमें कि सुबह से लेकर रात तक की आपकी डाइट भी है, आपके आसन भी हैं, आपकी चर्या भी है, पूरी एनवायरमेंटल चीजें भी हैं, उतना पॉल्यूशन वगैरह उस समय नहीं था। प्योरिटी इन फूड था, प्योरिटी इन वाटर था, प्योरिटी इन एयर थी, और आपकी एक मानसिक भी वो चीज थी, स्ट्रेस लेवल नहीं था। तो अब वो चीजें नहीं है। अब योग केवल एक शॉर्टकट की तरह है, क्योंकि हाँ योगा वो करते थे उनसे सही हो जाता, तो आप सोचो यार फटाक से कुछ बाबा जी 5 मिनट वाला बता दो कि योगा सही हो जाए, तो उससे आप सही हो जाए ऐसा आज तक हमने नहीं देखा है, और है भी नहीं, क्योंकि उस तरह की साधना भी नहीं है। अगर आप उस साधना के संग चलो तो प्रोबेबली डिजीज होएगी नहीं, है ना। लेकिन आप सोचो कि अब हो गई है तो यार कुछ जुगाड़ मिल जाए वाला, तो फिर वो मतलब शॉर्टकट नहीं है। ऐसे 5 योग बताएं जिससे कि आपकी जो है हेल्थ अच्छी हो जाए। नहीं, इसमें एक चीज और है, जैसे मैंने योग का पढ़ा था कि योग बीमारी न हो उसके लिए था, पहले बीमारी को सही करने के लिए नहीं था, मतलब आप बीमारी ना पड़े उसके लिए हमारे योगासन थे पहले, कि आप योगा करें और बीमारी ना हो, बीमारी का प्रोग्रेशन ना हो, बीमारी की इंटेंसिटी ना हो, इंटेंसिटी ना बढ़े, सब चीजें हैं इसमें, पूरा एक उसका पूरा स्पेक्ट्रम है। लेकिन फिर वही बात है कि आपकी चर्या वैसी रहे, आपका भोजन वैसा रहे, आपकी मानसिकता वैसी रहे, आपका और फिजिकल आसन के साथ साथ आपका ध्यान उतना रहे,
सारी चीजों को आप लेके चलोगे तब एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, होलिस्टिक अप्रोच हम लोग जब तब आप उसमें हाँ, क्योंकि रिजल्ट आहार भी रहना चाहिए और मानसिकता जो आपने बोला कि दिमाग में तो हमारे पूरे टाइम चीजें चलती रहती हैं, तो हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो पूरी साधना है योग, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप बस फट्टे से हो गया और करके निकल गए। मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और ये सब चीजें हम लोग हेल्प मतलब ले सकते हैं। देखिए, आप अगर फॉलो कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो तो इट इज गुड फॉर यू, Right. लेकिन आप कह दें कि यार गोली इससे बंद हो जाएगी, तो वो चीज मेरे गलत सामने है। आज तक का नहीं आई है। मतलब आपके और 18 अगर साल आप की प्रैक्टिस में नहीं और आई है। अगेंस्ट द डॉक्टर अगर आप बंद कर रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। मतलब हर चीज को आप फॉलो करें, लेकिन अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह जरूर मान के रखें, वो उनका पर्चा मत डिस्टर्ब करो। कोई अगर क्लेम कर रहा है कि मैं योगा से तुम्हारा ठीक कर दूंगा, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता नहीं है, ओके है ना तो वो कराने वाला उतनी साधना करा पा रहा है, ना करने वाला कर पा रहा है, तो बहुत टफ रहता है ये। हाँ, आप पूरी फिर जो शुरू से ही लेके चल रहे हैं उसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनमें रिजल्ट्स होते होंगे। हम लोग के क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज तक ऐसा कोई भी हमने नहीं देखा केस कि अगर एक बार डैमेज थायराइड है तो वो रीजनरेट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता, तो रीजनरेट नहीं होता है, क्योंकि उस थायराइड का तो जैसे हम लोगों ने अभी तक सारा आइज पे भी हमने समझ लिया, ग्रोथ पे भी समझा, सब प्रेगनेंसी पे भी हमने समझा है, बच्चों में भी कितनी सारी दिक्कतें हो रही है। स्किन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, स्किन के लिए भी मैं सुन रहा था कि ये चीजें करोगे तो स्किन चमक जाएगी। अब स्किन चमक जाएगी तो मुझे भी स्किन चमकाने, तो मतलब थायराइड का उसमें क्या रोल है, थायराइड वाले पेशेंट में स्किन के साथ क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एक, और क्या ऐसी चीजें हैं कि हम लोग उसको जो है कंट्रोल कर ले, कि अगर किसी को हो भी गया तो क्या करे कि वो मैनेज रहे स्किन। देखिए, स्किन इज ऑलमोस्ट एक आईना है वो आपके इंटरनल हेल्थ का। एग्जैक्टली जो अगर आप अंदर से बॉडी फिट है तो आप उसकी स्किन नेचुरली नॉर्मली हेल्दी रहेगी, और जिसे कहेंगे कि ग्लो कर रहा है या वो सब, एक हेल्दी स्किन होगी तो वो दिखेगी हेल्दी स्किन। हाइपोथायराइड में क्योंकि बॉडी की फंक्शनिंग स्लो हो गई है, ब्लड फ्लो कम हो गया है स्किन को, तो स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, स्किन की रफनेस हो जाती है। स्किन जैसे कि हम लोग को पता है कि रीजनरेट होता है, ऊपर की लेयर शेड ऑफ होती रहती है, नई लेयर बनती रहती है, तो वो प्रोसेस रुक जाएगा, जो न्यू स्किन जनरेशन है वो रुक जाएगा। तो कोर्सनिंग, ड्राइंग, ब्लड फ्लो कम हो गया है तो एक पेल सी स्किन, एक येलोनेस सा दिखता है। जो बाल है, जो अपेंडेजेस हैं, जो नाखून का बढ़ना है, उनका ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, उनका टूटना हो जाएगा। जो बॉडी हेयर हैं वो टूटने लगते हैं, उनकी कोर्सनिंग हो जाती है, तो एक डल एंड लाइफलेस स्किन दिखेगी एक हाइपोथायराइड में, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज। अगर हल्का हाइपोथायराइड है तो मे बी उतना एपरेंट नहीं होगा। अगर फुल ब्लोन हाइपोथायराइड है, नेग्लेक्टेड केस है, तो उसमें आप कई बार, बहुत बार आप पेशेंट सामने आके बैठता है, आप देख के समझ जाते हो कि थायराइड है, बस एक रिपोर्ट की फॉर्मेलिटी रहती है उसमें। तो ये तो हाइपोथायराइड का हो गया। हाइपर थायराइड में क्योंकि हर एक चीज ओवर एक्टिव है, गर्मी, पसीना, स्वेट ग्लैंड ज्यादा काम कर रहे हैं, एक लालिमा सी है, मतलब एक अनईजीनेस एक विजिबल दिखता है उसमें, पेशेंट का एक अनईजीनेस, उसकी एक कंपन, हर एक चीज दिखती है, तो उसी तरह से स्किन में है। लेकिन हाइपर थायराइड में हेयर लॉस का मेजर प्रॉब्लम है कि हेयर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड हेयर लॉस होता है, उसमें काफ़ी बालों का गिरना हो जाता है, और यूजुअली उसमें भी रिवर्सिबिलिटी कम होती है। एक बार बाल अगर चले गए तो सारे आ जाएंगे क्योर करने पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट इशू स्किन के संग थायराइड में है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसे विटिलिगो कहते हैं, सफ़ेद दाग जो होता है। अगर थायराइड के साथ वो भी कंडीशन जुड़ा हुआ है, जैसा कि बहुत कॉमनली देखने में मिलता है, तो उन पेशेंट्स में कहीं कहीं वाइट पैचेस आ सकते हैं। विटिलिगो हो सकता है उसमें। और अगर किसी की फैमिली में कोई मेंबर है जिसको वाइट स्पॉट्स हैं, तो उनके सब आपस में रिलेटिव्स जितने सिबलिंग्स हैं, उन्हें अपना थायराइड रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे कि उन्हें थायराइड आने के रहेगा स्कोप उन्हें। सर, आपने कभी बोला था जब स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेगनेंसी में अगर थायराइड है तो अबॉर्शन के रिस्क भी बहुत बढ़ जाते हैं। हाइपर थायराइड में अबॉर्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाइपर में, हाइपो में यूजुअली जो मेंटल इम्पेयरमेंट वाला है वो ज़्यादा है। तो हाइपर में तो हाइपो में भी अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं, लेकिन हाइपर में उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हाइपर में अगर जैसे पेशेंट को तो पहले से पता होगा जब कंसीव करने जा रहे हैं, तो गायनिक या आप लोग पहले से पता नहीं होता है पेशेंट को। अच्छा, ना गायनिक को पता होता है, क्योंकि अगर पता होता है तो पहले वो ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, तब कंसीव के लिए एडवाइस करते हैं। ओके। यूजुअली कंसीव तभी, अगर डिसाइडेड इलेक्टिव प्रेगनेंसी है कि आप सोच के कर रहे हो कि मेरे को कंसीव करना है, तो आप प्रिकॉशन लेके सब चीज़ अपनी ठीक करके तब आप कंसीव करते हो। तो अगर पता नहीं है और हाइपर थायराइड है तो फिर हमारा तुरंत मेडिसिन स्टार्ट करानी होगी, ताकि आगे के लिए दिक्कत ना रहे।
यूजुअली उसमें बेबी की ग्रोथ में उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मदर के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर कंट्रोल नहीं है थायराइड तो इवन डेथ तक हो सकती है, और ये मतलब ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिससे हर एक गायनी बचना चाहेगी। सबको ये चीज़ पता होती है कि अगर अनकंट्रोल्ड थायराइड है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इवन डेथ भी हो सकती है, इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायराइड अगर प्रेगनेंसी है नहीं है, आपको करने का प्लान कर रहे हो, आप कंसीव करने का, तो चेक जरूर ही करना है, मतलब अपना वर्कअप करना ही है। जितने भी शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो जो आजकल लेट मैरिजेस हैं, हर शूट में हमारा यही डिस्कस होता है। लेट मैरिजेस हो चुके हैं, 28 से 32 33 का एज है, तो लेट मैरिजेस में मैक्सिमम लोग उसमें भी कभी कभी लोग डिले कर देते हैं। तो हम लोग यही एडवाइस करेंगे कि कहीं पे भी अगर आप जो है प्लान कर रहे हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, तो अपने गृहस्थी आगे बढ़ाने का, जो है थायराइड और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भैया पहले मिल लें और एक बार चेक करवा लें, फिर आगे अपना जो है खुशहाल जीवन रहे, वो इम्पोर्टेंट है। ऑन अ लाइटर नोट मेरे को एक याद आ गया, अभी कुछ टाइम पहले अखबार में आया था कि वर वधु ने उसका वो हेल्थ रिकॉर्ड मांगा था कि अपने एक हेल्थ टेस्ट करा के दिखाओ। अरे ये तो सर, ये हो रहा अभी है। लास्ट 1 महीने की बात है, किसी सरकारी उसमें गया था कि मुझे लड़के पक्ष वालों ने कहा कि लड़की के सारे टेस्ट करा के दिखाओ कि नॉर्मल है कि नहीं। राइट तो नहीं, आने वाले टाइम में ये हो जाएगा सर, क्योंकि चीजें इतनी सर, स्ट्रेस लेवल और वर्कलोड इतना बढ़ रहा है, लेट मैरिज हो रहा है। पहले 20 21 22 में लोग शादियां कर लिया करते थे, अभी नहीं है वो चीज। कैरियर है लोगों का, और फीमेल्स भी आजकल एक्टिव हैं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। सर एक चीज तो जैसे हम थायराइड डिस्कस कर रहे थे, बच्चों में तो हुआ, जैसे ऑटो इम्यून किसी भी एज पे डेवलप हो सकता है हमें, मतलब थायराइड का जो कंडीशन है किसी भी एज पे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। देखिए यूजुअली बहुत यंग जो बच्चे होते हैं उनमें कंजेनिटली मतलब पैदाइश से ही थायराइड के किसी हार्मोन के बनने में किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन होती है। जैसे मैंने अभी जस्ट बात हो रही थी, सिंस बर्थ अगर किसी को है तो यूजुअली उसमें ऑटो इम्यूनिटी नहीं होती है, वो बाय बर्थ कोई ऐसा डिफेक्ट होता है जिसके कारण ये थायराइड हार्मोन बन नहीं पा रहा है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चांसेस आउटसाइड कॉजेज और सेकेंडरी कॉजेज के बढ़ जाते हैं, है ना। और उसी में और आगे जैसे बढ़ेंगे तो उसमें फिर ऑटो इम्यूनिटी और बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी। नहीं मतलब जैसे मैं ये पूछना चाहती, फीमेल है, मतलब 30 इयर्स तक नॉर्मल है या 35 तक नॉर्मल है, एकदम थायराइड हो गया, तो क्या रीजंस रहते हैं? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल या खाना हम जो खा रहे हैं, बाकी यूजुअली ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर करती है। स्ट्रेस है, जैसे स्ट्रेस भी है, पॉल्यूटेंट्स भी हैं, इसमें इतने न्यूमरस कॉजेज हैं और बहुत से ऐसे कॉजेज हैं जिनके बारे में अभी पूरा ऑथेंटिकली पता भी नहीं है। तो किस कारण से इम्यूनिटी स्टिमुलेट आ गई इसका भी प्रूवन वो नहीं है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें ये देखा गया कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में जीबी सिंड्रोम का देखा, साउथ में जीबी सिंड्रोम हो रहा है, उसके लिए एक बैक्टीरिया है जिसके कारण एंटीबॉडीज बनकर उसका नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन इस तरह का कुछ थायराइड में प्रूवन नहीं है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया का नाम लिया गया है, लेकिन ये कहना कि उसी के कारण हुआ है ऐसा नहीं है। नहीं। तो किस कारण से ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाए वो नहीं कहा जा सकता। हाँ, क्योंकि ऑटो इम्यून तो मल्टीफैक्टोरियल है कि किसी भी चीज से हो सकता है। जी सर, अभी जो लेटेस्ट आजकल एडवांटेज वो चल रहे हैं हमारे ना, डायग्नोस्टिक इमेजिंग हम लोग बोलेंगे, तो आप यूजुअली अपने पेशेंट्स के लिए क्या सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि भाई ये आप नॉर्मली T3 T4 हमारा हो गया, टेस्ट हो गया, उसके अलावा भी और कुछ हम लोग जो है दे पाते हैं पेशेंट्स को? इट इज़ नॉट अबाउट कि दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, पेशेंट को एक्चुअली रिक्वायर्ड है कि नहीं वो बात है। बहुत बार तो केवल ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोसिस बन जाती है और आपने फिजिकली एग्जामिन कर लिया, पेशेंट उससे क्लियर हो जाता है कि ये है डिजीज, उसके लिए है। लेकिन हाइपरथायराइड में कई कारण होते हैं जिनके लिए आपको और एडवांस टेस्ट कराने होते हैं, जैसे न्यूक्लियर स्कैन होता है, थायराइड टेक्नीशियन स्कैन वगैरह। उसमें फिर क्योंकि थायराइड का अगर ज़्यादा बन रहा है, ओवर फंक्शनिंग हो रही है, तो उसमें कई कारण हो सकते हैं। कई बार थायराइड में सूजन के कारण भी होते हैं, कई बार थायराइड में ऑटो इम्यूनिटी के कारण होते हैं। कुछ कॉजेज रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, और कुछ का ये होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में वो ठीक हो जाएंगे, कुछ का ये होता है कि लंबे समय तक चलना है। तो इन सब चीज़ों के लिए एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए थायराइड स्कैन की उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कुछ में जिनमें कि थायराइड नोड्यूल है या गांठ है, उनमें FNAC की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अल्ट्रासाउंड की भी शायद ज़रूरत पड़ेगी कि कितना साइज़ है नोड्यूल का, कोई इंक्रीज इन साइज़ हो रहा है नोड्यूल में। और फीचर्स होते हैं कुछ कैंसर के जो कि अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि FNAC में क्लियर होते हैं। तो ये सब और फर्दर टेस्टिंग है। ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि कैंसर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट किस उससे आया है और उसको क्या रिक्वायर्ड है, उसमें फर्दर टेस्टिंग की तब एडवाइस करा जाता है।
नॉर्मली यूजुअली जो एक हाइपोथायराइड होता है जो कि कॉमनली प्रेवलेंट है, उसमें उतने सारे टेस्टिंग की नहीं जरूरत पड़ती है। नॉर्मली ब्लड टेस्ट से हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है। जो मेनली अपना ब्लड टेस्ट से ही हो जाता है। अब ब्लड टेस्ट में भी किसी को आप देख रहे हो कि भाई कोलेस्ट्रॉल का चांस लग रहा है या कुछ और फैक्टर्स हैं, तो वो एडिशनल कुछ टेस्ट होंगे तो अलग बात है, लेकिन थायराइड स्कैन हर एक में नहीं जरूरत पड़ती है। नहीं पड़ता। सर थायराइड कैंसर जैसे आपने बोला कि हाइपोथायराइडिज्म में भी डेवलप हो सकता है या वैसे भी, तो क्या रीजंस रहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म में कैंसर नहीं डेवलप हो होगा। थायराइड कैंसर एक टोटली अलग बात अलग हो गई। चीज है, आप ओके। पेशेंट को गांठ मिलेगी, नोड्यूल्स मिलेंगे, नोड्यूल मिलेगा मतलब जो neck कि के पास। नेक के ये पास रेडिएशंस के लिए भी वो रहते हैं, मतलब रेडिएशन से भी हो जाता है, trigger हो जाता है। डेंटल में जितने भी ये रेडियोग्राफ्स वगैरह लेते हैं तो उन लोगों को थायराइड कॉलर पहनने के लिए बोला जाता है। चाहे कोई भी एक्सरे हो उसमें थायराइड प्रेफरेबली कवर करके ही कराते हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जितना रेडिएशन जाएगा ग्लैंड में उतना डैमेज की चांस बढ़ जाएगी। लेकिन जो इसका सिम्टम है, थायराइड में नोड्यूल बन रहा है जो कि बढ़ रहा है एंड इट इज पेनलेस, उसे पेन नहीं होगा। पेन तब होगा जब रैपिडली ग्रोइंग है और पेन होता है तब फिर उसमें नोड्यूल का, लेकिन नोड्यूल हार्ड होगी तो ये सब सिम्टम्स है जो कि बता रहे हैं कि थायराइड कैंसर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर और गांठें बन रही हैं, मतलब गांठ टाइप लंप, इसी एरिया में हाँ, और छोटी छोटी गांठें बन रही हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, वो स्वेलिंग होने लगती है, वो सब चीजें अगर आ रही हैं तो फिर थायराइड कैंसर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आइडियली अगर आप देख रहे हो कि नोड्यूल है तो आप उसका वर्कअप जरूर होना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए है कैंसर कि नहीं है। अगर है तो पूरी तरह से उसका अर्ली कोर्स में ट्रीटेबल रहता है, पॉसिबल है। नहीं आप नेग्लेक्ट करोगे, एडवांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो फिर तो वो मुसीबत है वो। हाँ, क्योंकि आपने बोला ना पेनलेस है तो लोग ध्यान नहीं देते, वही चीज है कि अगर इनिशियली नोड्यूल पेनलेस रहेगा, लेकिन अगर देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन साइज, एकदम से बढ़ रही है, एकदम से उसमें पेन सा होने लग गया तो फिर उसमें चांसेस, मतलब सर इसको छू के फील तो कर नहीं सकते पेशेंट उनको नोड्यूल? आमतौर पे फील कर सकते हैं क्योंकि थायराइड बहुत ही ऊपर सुपरफिशियल ग्लैंड है, तो आप फील कर सकते हो उसे। अच्छा, तो आप ये रिकमेंड करेंगे कि छूकर वो लोग फील करें अगर कुछ नोड्यूल? यूजुअली जैसे आप शीशे में तैयार हो रहे हैं, आपको दिख गया तो आपने देख लिया कि ग्लैंड है, तो फिर आप यूजुअली आप उसको फिर वर्कअप कराइए। सेल्फ इंस्पेक्टिंग हो गया, जैसे एक कैंसर में हम लोग जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात किया था, उतना ज्यादा इसमें नहीं है, उतना उससे नहीं पता चलेगा क्योंकि वो तब पता चलेगा जब वो काफी बढ़ गया होगा। ओहो, तो फिर ये तो मतलब ये तो किसी भी गांठ से आपने देख लिया कि ग्लैंड है और ये महसूस हो रही है गांठ, अगर गांठ महसूस हो रही है तो फिर उसको प्रॉपर्ली आप वर्कअप करें। वर्कअप जरूर है क्योंकि पहले ही अगर डिटेक्ट हो गया तो, क्योंकि हो सकता है बहुत से केसेस में कुछ ना निकले, केवल एक कोलॉइड निकले, लेकिन अगर कैंसर है और आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर वो बढ़ेगा और फिर वो एक बार और ग्लैंड से कहीं और चला गया, थायराइड से निकल के वो ब्रेन में या कहीं और चला गया तो फिर सर्वाइवल के बहुत कम चांस होते हैं। एक दिक्कत ये भी है ना सर, लोग डरते हैं कि भाई हम कुछ भी चेक कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे तो फैल ना जाए, तो ये बायोप्सी से नहीं फैलता है, वो फैलेगा अपनी बीमारी से। लेकिन ये जो लोगों में मिथ है इसके कारण बढ़ जाता है। मेरे एक पेशेंट थे, उनको ये डिटेक्ट हुआ ये इसका थ्रोट का, तो मैंने बोला बायोप्सी करा लीजिए, उन्होंने 1-2 महीने निकाल दिए होम्योपैथिक को दिखाते। जितना डिले करते जाओगे उतना वो बिगड़ता जाएगा। क्योंकि किसी पद्धति का नाम नहीं लेना चाहिए, बट जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट करा हमारे को लाख समझाने के बाद में कहा एक जगह जाकर आप बायोप्सी करा लीजिए, और वो क्योंकि डॉक्टर साहब ने देखा था तो मैडम का देखने के बाद इन्होंने अगर बोल दिया कि क्वेश्चन मार्क है, टंग के पीछे था तो मैंने कहा वहां पे चले जाइए, अनहीलिंग अल्सर था तो वो थोड़ा सा डाउटफुल हो गया था। हाँ डॉक्टर साहब करवाता हूँ, हमने 1-2 बार फॉलो अप भी लिया, अच्छे पेशेंट हैं, लेकिन वो 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना निकालने के बाद लास्ट में फिर वो वहीं नहीं, उन्हीं का नहीं, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं ज्यादा बायोप्सी नहीं लेती, रेफर कर देती हूँ जहाँ पे मुझे डाउटफुल लगता है, लेकिन वो जो उनके मन में मुझे डाउट लगता है कि हम बायोप्सी करा लेंगे तो कुछ बढ़ ना जाए, ये एक मिथ उनके में दिमाग में बायोप्सी से नहीं बढ़ेगा, बीमारी का अपना कोर्स है, वो बीमारी बढ़ेगी फैलेगी। तो ये भी लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, जल्दी अगर दिखा देंगे तो ठीक हो जाएंगे, उसमें जल्दी में चांसेस ट्रीटमेंट के ज्यादा अच्छे रहते हैं। एक मैं लास्ट मेरा एक चीज अभी मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कैल्सिटोनिन के बारे में मेरा एक टॉपिक रह गया। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन, राइट? तो ये क्या करता है सर? ये थोड़ा सा बीच में रह गया था, मेरा लिखा हुआ था बहुत देर से, मेरी आंख बार-बार नहीं जा रही थी, तो ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया वाला। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एक और ग्लैंड होती है। यस, मैं वो ग्लैंड नहीं कहेंगे, कुछ सेल्स होते हैं जो कि फैले होते हैं थायराइड में, जो कि कैल्सिटोनिन बनाते हैं, जो कि कैल्शियम लेवल्स को और बोन की हेल्थ को डिसाइड करता है। लेकिन जो टिपिकल हम लोग थायराइड की बात कर रहे हैं वो चीज नहीं है। ओके, इसमें थायराइड की बात तब आएगी जब उसमें किसी तरह का कोई कैंसर बनेगा, तब वो जो स्वेलिंग निकलेगी वो थायराइड ग्लैंड की कैंसर की स्वेलिंग की तरह दिखाई देगी। लेकिन जो टिपिकल बीमारी अपन लोग थायराइड की बात करते हैं तो कैल्सिटोनिन अलग
इशू हो गया और ये थायराइड अलग इशू हो गया। अच्छा, कैल्शिटोनिन का हमारा थायराइड से मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, होता वो ग्लैंड के अंदर है। कैंसर के लिए नहीं, मैं वैसे नॉर्मल के लिए नहीं, वो अलग चीज हो गई पूरी। वो तो बिल्कुल अलग ही हो गया ना। होता वो ग्लैंड के अंदर ही है, ग्लैंड के अंदर ही है। जो फैक्ट्री लगी है हाँ वहीं पे है। तो हाँ राइट, जो सेल्स हैं उसके जो फैक्ट्री है जहाँ बन रहा है कैल्शिटोनिन वो वहीं पे है, वहीं पर ही है। लेकिन वो उससे रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं वो है। अलग है। वो अलग है बिल्कुल। तो मेरा मेन हमारा T3 T4 ही है। हाँ, मेन जो है जो थायराइड की अगर बात हो रही है तो T3 T4 की बात हो रही है। थायराइड इज T3 T4 राइट। तो सर नॉर्मल वैल्यूज अगर हम थोड़ा सा बताएंगे तो कितनी रहनी चाहिए? पेशेंट्स को बता रहे हैं ये तो एक फिक्स ही रहती होंगी बच्चों एज के में। हिसाब से थोड़ा डिफरेंट करता है, लेकिन मेनली TSH नियर 2 रहे वो बेस्ट माना जाता है। 4 के अबव तो बढ़ावा ही मानते हैं। अच्छा 4 के Near अबव, to। नियर 2 नियर 2। इसमें भी लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग वो होते हैं। ग्रोइंग एज के लिए अलग है, प्रेगनेंसी के लिए अलग है, नॉर्मल अडल्ट के लिए अलग है। तो इसमें भी कई सारी जिसे कहना चाहिए बारीकियां होती हैं। और इसी से रिलेटेड प्रेगनेंसी में FT3 FT4 वैल्यूज अलग होती हैं, जो ग्रोइंग एज का और नॉर्मल उसमें अलग होती हैं। ये है, इवन एज के हिसाब से अलग होती हैं। या आप तो बता ही रहे थे कि एज के हिसाब से सब कुछ ही चेंज हो रहा है। हाँ, और थायराइड तो बहुत ही बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा है एज में। नॉर्मल रेंज में भी उस हिसाब से फर्क आ जाएगा। फर्क आ जाएगा। तो मतलब डॉक्टर को दिखाएं, आपको कुछ भी अगर लग रहा है तो उन्हीं से रीड कराएं रिपोर्ट, ये नहीं कि सेल्फ रीडिंग करें। कई आजकल क्योंकि लोग खुद ही टेस्ट करा लेते हैं, खुद ही देखने लग गए हैं, वो भी एक है। क्योंकि मल्टीपल टेस्ट आजकल घर से सैंपल दे देते हैं, तो वो भी एक उसका साइड इफेक्ट है कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ये दिक्कत भी रहती है लोगों को। अगेन जैसे ये हम लोग सेल्फ टेस्टिंग का ये एक बात अगर आ रहा है तो सेल्फ टेस्टिंग हम लोग हर 6 मंथ में या ईयर में हमें करा लेना चाहिए अपने आप। और जो घर पे देखिए अगर किसी को नहीं है और किसी के रिलेटिव्स में भी नहीं है तो 1 ईयर इज गुड इनफ, ठीक है है ना। लेकिन किसी के मम्मी पापा में या भाई बहनों में है तो अगर और फ्रीक्वेंट भी टेस्टिंग रहे, लाइक 6 मंथली भी हो तो भी अच्छा है। इसी तरह बच्चों का है कि अगर पेरेंट्स में नहीं है तो उनका साल में है, या कोई और कारण से कोई और टेस्ट हो रहा हो, बुखार खांसी के लिए कभी टेस्ट हो रहा है, आपने साथ में थायराइड करा लिया तो वो भी कर सकते हैं, आपको अलग से उसके लिए नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर है, पता है कि भाई फैमिली में है और 3-4 लोगों को है तो फिर बेटर है कि आप प्रिकॉशनरी अपना जो है टाइम टू टाइम उसे कराते रहो। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है चेकअप्स कराने तो मेरे। तो ओवरऑल लास्ट में अगर हम लोग इसको जो है अगर हम समराइज करेंगे अगर, तो समराइज में डॉक्टर साहब क्या दर्शकों के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है थायराइड से रिलेटेड, तो प्लीज़ अगर इसको आप समराइज करेंगे तो ऑन अ नोट हम लोग किस तरह समराइज कर सकते हैं। अब मेरे व्यूअर्स जो आपको सुन रहे हैं अभी, तो आप क्या इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, तो क्या चीज़ें हम लोग बात कर पाएंगे। पहली चीज़ कि थायराइड के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि थायराइड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे वो ग्रोइंग चाइल्ड हो, चाहे वो एक नॉर्मल एडोलसेंट हो जिसमें कि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी का हो या एल्डरली हो, सब में इसकी फंक्शनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो एक एटलीस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे चेकअप होता रहे, जिससे कि आपको पता चल जाए बीमारी का, कि नेग्लेक्ट ना हो। बीमारी हुई तो हमें उसकी जानकारी हो गई तो उसका प्रॉपर हमने इलाज ले लिया, उसके अकॉर्डिंग जो निकली है कमी उसका हमने प्रॉपर मेडिसिन ले लिया। मेडिसिन लेने में कोताही ना करें, उसमें कोई वो हेजिटेशन मत करिए। बहुत सिंपल सा और इनएक्सपेंसिव है, हार्डली जस्ट लेस देन 1 रुपी का कॉस्ट आता है इसका। तो केवल एक छोटी सी 1 डे वाली, मतलब इतना आसान इसका है। और अगर इसमें भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हो तो ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी के लिए आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड अगर हाइपो या हाइपर थायराइड है तो वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खराब करता जाएगा, जिसकी कि आपको पता कुछ समय बाद चलेगी और फिर उसके लिए आपको और ज़्यादा परेशान होना होगा। तो नेग्लेक्ट ना करें, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स का, स्पेशली बच्चों का कराते रहें, और अगर है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता रहे। अगर इतना सिंपल सा आप कर लोगे तो इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और जो आप कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे हैं और कोई भी आप अपना हेल्थ के प्रति अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो सब एड ऑन है। उससे आप कुछ भी कर रहे हैं आप उसे मॉनिटर करते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि कंट्रोल है या नहीं है। बात ये नहीं है कि आप यही गोली खाओ या यही आप एलोपैथी करो या कौन सी पैथी करो। कंट्रोल है तो ठीक है, कंट्रोल नहीं है तो आपको उसके लिए मेजर्स लेने हैं। चाहे वो आप एलोपैथी से ले, चाहे कैसे भी करो, उसे कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल में होना चाहिए, जो मेन जो है लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थायराइड, क्यों डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड अगर गड़बड़ हो रहा है तो जितना अभी अब मैंने जितना पढ़ा था उससे तो बहुत कुछ समझ में आ गया ज़्यादा। तो थायराइड अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत छोटा सा तितली जैसा ग्लैंड है,
और उस तितली जैसे ग्लैंड के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं कि प्रेगनेंसी के शुरू होने से लेकर बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर उसका ग्रोथ, उसके ग्रोथ के बाद उसका एज और फिर प्यूबर्टी, और बाकी डॉक्टर साहब और पूरा मेटाबॉलिज्म जो है आपका वो थायराइड पे डिपेंड होता है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो जैसे सर ने बताया रफ्तार आपकी बॉडी की जो डिपेंड करती है आपके गाड़ी thyroid तेज gland भी नहीं पे। चलनी है बहुत, और धीरे गाड़ी भी नहीं धीरे चलनी। भी नहीं चलनी है। गाड़ी की एक स्पीड हमारे को अगर एवरेज रखेंगे, एवरेज भी अच्छा आएगा और हमारी जो है मेंटेनेंस भी कम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक निर्धारित चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो उम्र भी बढ़ेगी, लाइफस्टाइल भी अच्छा रहेगा और हम लोग जीवन के सारे आनंद ले पाएंगे। एक क्वेश्चन एकदम दिमाग में आ गया है, क्योंकि ये समराइज के बाद एक क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज मैक्सिमम लोग ना आजकल एंजॉय करते हैं सैटरडे संडे, और एंजॉय जो करते हैं सैटरडे संडे, ड्रिंक्स का कितना बड़ा रोल है थायराइड से। बिकॉज अगर आप थायराइड का मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लोग मानते नहीं है। जब हम बोले कि देखिए- नहीं पीनी है तो कोई नहीं सुनेगा हमारी। तो देखिए उसके साथ, ड्रिंक्स पहले ये कहा जाता था कि थोड़े से ड्रिंक्स लिया जा रहा है तो हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन अब प्रूव हो चुका है, बिल्कुल कंफर्म प्रूव हो चुका है कि ड्रिंक हर हालत में नुकसान है। इवन WHO अब स्ट्रिक्टली बोलता है कि ड्रिंक से नुकसान है। कम से कम 10 तरह के कैंसर ड्रिंक से होते हैं। लेकिन आप ऑन एंड ऑफ कभी आप एंजॉय के लिए करना चाह रहे हो वो अलग बात हो गई। उसके कारण इतना ना हो कि बॉडी की हेल्थ डैमेज हो, आपका लिवर पे असर पड़े। प्लस अगर रेगुलर अल्कोहल इंटेक है तो उससे थायराइड का कंट्रोल के कम हो जाता है, उसमें डोज भी उसी हिसाब से फिर बढ़ जाती है। मतलब जो वो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल तरीके से है तो उसको हम लोग बॉडी बेचारी कैसे भी करके उसको डाइजेस्ट कर लेगी, लेकिन ओवर कोई भी चीज, फिर वही वाली बात, ओवर स्पीडिंग, मतलब किसी भी चीज का एक्सेस ज्यादा है तो मतलब उसी डोज से जो कंट्रोल है थायराइड का वो खराब हो जाता है, फिर आपका डोज उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर अगर आप कर रहे हैं, रेगुलर अल्कोहल है तो उसके इफेक्ट से ये, तो अगर आप रेगुलर अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति हैं तो रेगुलर अल्कोहल वाले अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से हर बात प्रॉपर बताएं, क्योंकि हम लोग वहां पर जाके ना हेजिटेट करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं। कल भी 1-2 पेशेंट से हमारी बात हो रही थी कि उन्होंने मेरे को इशारों में पूछ लिया कि डॉक्टर साहब मैं दवाई के साथ सब कुछ खा पी सकता हूँ। मुझे खा पी सकता के अंदर वो पीना समझ में नहीं आया। नहीं, खा पी सकते हैं। पेशेंट अगर सारी चीज़ें बताएगा तो प्रॉपर हिस्ट्री अपनी दे दे भाई, जैसे कि डॉक्टर आपके लिए एक अच्छा ही सोचते हैं और आपके लिए अच्छा प्लान करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे।